बिग वॉल पर मवाली से माफिया बनने की कहानी, रक्तांचल गुनाहों की गवाही तो आप देख रहे हैं, लेकिन माफिया बनने की कहानी आपको दिखाते हैं। देखिए, छोटे क्राइम से होती है अपराधी की शुरुआत और फिर इलाके के ठेकों पर कब्जा करने की लड़ाई वहां शुरू होती है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ठेकों से वसूली से माफियागिरी की शुरुआत होती है। उसकी किलिंग, किडनैपिंग, इन सब से उसका अकूत साम्राज्य खड़ा हो जाता है। दहशत फैलाकर रंगदारी और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का उस पर आरोप लगता है। भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर वो अपना नेटवर्क बड़ा करता है। नाम और पैसा ये कमाने के बाद संरक्षण के लिए वो सियासत में एंट्री लेता है। और यही सवाल है कि क्या अतीक को संरक्षण दिया गया, जिसकी वजह से आज अतीक इतना बड़ा नाम बन गया। देखिए, जल्दी से हम अपने इस बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं और एक बड़ा पैनल है, कुछ लोगों से अभी बात हो भी नहीं पाई है। साबिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साबिर भी श्वेता, मोहनीश और जीशान की तरह उसी अतीक की अपराध की दुनिया के पीड़ित हैं। सीधे साबिर के पास चलते हैं। साबिर, अपने बारे में बताइए और क्या हुआ आपके साथ, यह बताइए। हेलो साबिर, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी टीवी की वॉल्यूम ज्यादा है, वो रिवर्ट होकर इधर आ रही है, उसको कम कर दीजिए। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बोलिए। आप इस वक्त लाइव हैं टेलीविजन पर। जी, देखिए, ऐसा है ना कि हमारे साथ जो है आज करीबन ये 10 साल से मुझे और मेरे परिवार के साथ में लगातार जो है अतीक अहमद का दबाव रहा और उनके गुर्गों का कि अगर 10 करोड़, जैसे वो 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांग लें, कभी वो रास्ते में रोक के मेरे ऊपर पिस्टल सटा करके आसाद कालिया, उसके साथ में जो आसाद कालिया इतनी टाइम सारे लीडरों को चला रहा है अपने अंडर में रख के, वो सब अतीक अहमद के इशारे पे काम करता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो है आसाद कालिया ही जो है 10-15 लोग ऐसे हैं उसके टीम में कि जिनको वो फाइनेंशियली मदद कर रहा है और उसी की मदद पे वो कभी भी किसी की हत्या कर सकते हैं। जिसके तरफ आप आसाद कालिया इशारा कर देगा तो ये आप समझ लीजिए कि उसकी हत्या हो जाएगी। मुझे 2019 से लेकर के 2023 तक अभी मुझे 1 महीने से 15 दिन से थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि अब शायद मुझे कहीं ना कहीं न्याय मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के शासन में जिस तरीके से काम हो रहा है तो मुझे एक भरोसा हुआ है। किस पे भरोसा हुआ है आपको? और आपके साथ आप साबिर एक मिनट, आप क्या काम करते हैं? आपसे रंगदारी जो मांगी गई उसके पीछे अतीक ने क्या कहा और अब आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा हुआ, आपको न्याय मिलेगा। ये भरोसा क्यों हुआ है आपको? जी, भरोसा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, अभी इस टाइम अभी कुछ टाइम पहले आप देख रहे हैं उमेश पाल जी की हत्या हो जाती है। वो भी एक एडवोकेट हैं, अपने सिविल ड्रेस में है, वो उनकी हत्या हो जा रही है। तो जिस तरीके से प्रशासन आज काम कर रहा है उसी हिसाब से, जैसे मैंने भी एक तहरीर दी, मुझे इतना टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, तो मेरे तहरीर पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, मुझे लग रहा है कि आगे भी प्रशासन इसी तरह काम करेगी और न्याय मिलेगा। आपने एक बड़ी लकीर खींच दी है साबिर यहाँ पर। अभी इस स्टूडियो में इसी राजनीतिक शासन के ऊपर सवाल उठे थे। विभूति जी हमारे साथ है। विभूति जी, आपसे ज्यादा इस बात को कौन समझता है? हमारे साथ देखिए पैनल में प्रेम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। आप एडीजी रह चुके हैं यूपी पुलिस में। और जब अतीक अहमद का ये जो अभी श्वेता का जो मामला था 2022 का, शायद मैं गलत नहीं हूं सर, तो आप उसी प्रयागराज जोन में ही थे। मैं आपके पास सर आता हूं, लेकिन मैं विभूति नारायण जी, साबिर जो कह रहे हैं ये बड़ी लकीर खींच रहे हैं। साबिर कह रहे हैं कि इस राजनीतिक शासन में उनको ये उम्मीद जगी है कि उनके साथ न्याय होगा। देखिए, अतीक की हत्या किस तरह से हुई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस शासन में एनकाउंटर कैसे हुए, उस पर भी सवाल उठाए लोगों ने। लेकिन जब संरक्षण की हम बात करते हैं तो वहां भी राजनीतिक नेतृत्व आता है, और जब आज न्याय की बात हो रही है तो यहां भी एक अलग राजनीतिक नेतृत्व दिख रहा है। क्या यह सबसे बड़ी चीज है जो यहां पर अब सामने दिख रही है? विभूति जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्लीज सर, आप जवाब दीजिए सर। ये गौरव जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी। देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, बदमाशों की उत्पत्ति जैसे होती है, कुछ इसी तरह से राजनयिकों का भी जीवन काल ऐसे बढ़ता है। और इस मामले में हमारे योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, विशेष हैं और तमाम अन्य राजनीतिज्ञों से अलग हैं। किसी के लिए एक पैसे के मोहताज नहीं है वो।
कोई ऐसा हित संघर्ष नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जिसके दबाव में आए। क्यों? बाकी राजनयिक अधिकांशतः जब ऊपर उठते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए, गाड़ियों के लिए, सम्मेलन के लिए पैसा चाहिए होता है। सर मैं आता हूं, आपने कम शब्दों में पूरी बात, सर प्लीज जल्दी जुनैद जी के पास जाना है मुझे। तो वो फिर जो है जो वही ब्लैक मार्केटियर बाद में अपना वसूलता है। योगी जी मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मठ था पीछे ये सब करने के लिए, इसीलिए स्वच्छंद भाव से कार्रवाई कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं इस पर एक बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ पीड़ित हैं प्रोफेसर जुनैद, वो साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण आज उनको नहीं मिल रहा है और इसीलिए आज उनको उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। प्रोफेसर जुनैद, आप सहमत हैं इससे? मैं आता हूं सर आपके पास। इसीलिए प्रोफेसर जुनैद, देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूं कि मैं श्वेता जी को की तारीफ करता हूं और उनको मुबारकबाद दे रहा हूं कि वो जुल्म के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन कमाल ये है कि इनको कोई प्रोटेक्शन भी हासिल नहीं है। ये वैसे ही चली आ रही हैं, कहीं भी आ रही हैं, जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से ये मिली, सीएम से मिली, या भी बता रहे थे कि बहुत स्पेशल हैं योगी जी, और अब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो सका है। ये बहुत कमाल की बात है। ये दूसरी बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक अपराध की दुनिया से उठ करके आदमी कई बार एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, और ये सिस्टम कितना नहीं तो उसको एमएलए और सांसद बनाने वालों पे सवाल उठता है कि नहीं उठता? प्रोफेसर जुनैद, मैं वही नहीं, मैं संरक्षण, क्योंकि हमारी थीम है, उसको संरक्षण देने वाले कौन थे? मैं उसी चीज की तो मैं भी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि उस सिस्टम को जिन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। हमारे साथ अभिषेक जी है, ठीक है, मैं आता हूं। मैं प्रोफेसर जुनैद आ रहा हूं। अभिषेक जी, समय कम है, मुझे सारे केस के पास जाना। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर जुनैद, आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, क्या ये संरक्षण ही इस अतीक को बनाने का सबसे बड़ा कारण है? और आप अपनी पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट के हिसाब से आप इस पर सवाल उठा दीजिए, वो उस पर सवाल उठा दे, और अतीक जैसे लोग पैदा होते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है जो अभी अभी बात कर रहे थे कि जस्टिस क्या हो रहा है। आज की तारीख में जस्टिस यहाँ इससे जस्टिस नहीं होगी। जो क्रिमिनल हैं उन्हें उठाकर आप जेल में डाल दीजिए। अतीक ने कोई एक नहीं, हजारों इस तरह के कारनामे किए होंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे ऐसे मामलों को लें, उठाएं और उनमें न्याय दिलवाएं। सरकार देख, तो आप लोग तो कानून के जानकार हैं, आप लोग तो कानून के जानकार हैं। सर मुझे ये बताइए, फिर ये क्या हम जुडिशरी पे भी सवाल उठ जाते हैं इसको लेकर कि इतना स्लो प्रोसेस होता है कि लोगों को न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाती है? बहुत स्वाभाविक है, जब कार्यवाही तत्परता से नहीं होगी तो हम पर तो सवाल उठेगा ही। लेकिन जो मूल प्रश्न है इस पूरे प्रकरण में, जो हम शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि अतीक अहमद क्या था, वो एक प्रश्न है। हमने उसके साथ क्या किया, वो दूसरा प्रश्न है। वो सरकार की सुरक्षा में था, अभिरक्षा में था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, पुलिस की थी। और इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी चूक है कि इस इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, आर्म्स दिए गए और उसको ओपनली गोली मार दिया गया। ये मेरे ख्याल से पूरे, तो आप कह रहे हैं कि इस पर भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। चलिए, और इसके लिए एसआईटी बनाई गई है सर, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स को समझते हैं क्या? यहाँ पर सर जल्दी से एक छोटा जवाब, क्या यहाँ पर अपराधियों की ह्यूमन राइट्स की भी बात होनी चाहिए? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो हुआ है इसको लेकर जांच होनी चाहिए। देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात तो हर एक मामले में होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन समाज के तौर पर जहाँ तक मानवाधिकारों की बात हम करते हैं, हमारी बहुत बड़ी विफलता रही है। शायद हम लोग समाज के स्तर पर मानवाधिकारों को समझते नहीं हैं और उन पर जो काम हम लोगों को करना चाहिए समाज के तौर पर, वो काम हम करते नहीं हैं। नहीं तो इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारे लोगों की भावना सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो जिस तरह का अंत हुआ इसका ऐसा ही अंत होना चाहिए था, क्या ये बोलना चाहिए? ये मानवाधिकारों का हनन हर तरफ है। हाँ, जो लोग सताए गए हैं उनका भी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। और ये लोग, जो दो लोग यहाँ सामने हमारे बैठे हैं, इनका भी मानवाधिकार सताए गए हैं, इनके मानवाधिकार। आपने बड़ी लकीर यहाँ पर खींची कि मानवाधिकार दोनों तरफ से देखना चाहिए।